हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या चर्चा किए थे कि ज्योग्राफी से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे कि ज्योग्राफी का आप व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी को किस क्रम में पढ़ना चाहिए, कितने पार्टों में बांट कर पढ़ना चाहिए, ताकि ज्योग्राफी का जो संपूर्ण जो पोर्शन है वो पोर्शन आसानी पूर्वक क्लियर हो सके और उसमें मुझे अच्छा खासा एक पकड़ भी बन सके, जिससे कि किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा प्रश्न ना छूटे। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे और उसमें हमने बताए थे कि ज्योग्राफी को आप व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी को 8 पार्टों में बांट कर पढ़ना चाहिए। पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक हमने बताए थे और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि पार्ट ए में ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, पार्ट बी में क्या पढ़ना है, सी में क्या पढ़ना है। इसी तरीके से 8 पार्ट के बारे में बता चुके थे कि आपको 8 पार्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो उसमें से मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पार्ट ए। पार्ट ए में क्या था, सामान्य भूगोल। और अब इस सामान्य भूगोल के अंतर्गत भी 3 टॉपिक हुआ करता था। एक था सबसे पहले तो ब्रह्मांड, और एक था पृथ्वी की गतियाँ, और सबसे लास्ट यानी तीसरा जो टॉपिक था वो था अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय रेखा। ये 3 टॉपिक ब्रह्मांड के अंतर्गत पढ़ना है। तो उन 3 टॉपिक में से भी हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किए थे जिसका नाम था ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड हमारा स्टार्ट हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। उसमें मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी जानकारी था, जो भी अवधारणा, कौन कौन खगोल शास्त्री कब कब क्या बोले, वो खगोल शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन कौन से अवधारणा दी, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दूसरा वीडियो देखने से पहले आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देखें ताकि उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएँ और आगे का जो वीडियो हम बताएं, वीडियो में जो भी टॉपिक बताएं वो आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ सके। इसीलिए पहला वीडियो देखना ज़रूरी है। अब वो वीडियो मिलेगा कहाँ से? तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको एक ज्योग्राफी नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यानी भूगोल नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको या तो आप क्या करें, पूरे को देखें या फिर उसको ऑफलाइन में डाल लें। ठीक है, ऑफलाइन में उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसको देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मोबाइल में इंटरनेट ना होने के कारण भी वीडियो को पूरे वाचिंग वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस इंटरनेट से बच्चे हैं जो अदर टॉपिक का जो वीडियो होता है उसे भी देखने में, जैसे मूवी, सॉन्ग, ये सब के बारे में भी। तो आप लोग क्या करें कि ऑफलाइन में वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं एक बार। ठीक है, एक बार क्या करें, डाउनलोड कर ले। उसमें आपको एक बार इंटरनेट खर्च होगा, बाकी आपको जितना बार उसको 100 बार भी देखना है उसमें कोई इंटरनेट नहीं लगेगा। तो आज को जो टॉपिक है वो ब्रह्मांड टॉपिक अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। हमने बताए भी थे कि ब्रह्मांड टॉपिक पे कम से कम 5 से 6 दिन तो ज़रूर लगेगा। ब्रह्मांड जो टॉपिक है उसको ख़त्म करने में 5 से 6 दिन ज़रूर लगेगा। और ये हमारा सेकेंड डेज है, यानी दूसरा दिन है ब्रह्मांड का, ये हमारा सेकेंड क्लास है। तो ब्रह्मांड में हमने बताए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत तो जब था वो था बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत था वो था साम्यावस्था सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत था वो था दोलन सिद्धांत। तो ये जो साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत, जो पीछे का जो 2 सिद्धांत है वो तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत कम मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव बेसिस, यानी सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि दोलन सिद्धांत निम्न में से कौन खगोल शास्त्री ने दिया, या फिर साम्यावस्था सिद्धांत निम्न में से कौन खगोल शास्त्री ने दिया। तो आपको उसका बस नाम माइंड में रखना है। लेकिन ये जो फर्स्ट जो बिग सिद्धांत था जिसका नाम था बिग बैंग सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतेयर, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इससे जुड़े पीटी में तो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ मेंस में भी और कई बार तो इंटरव्यू में भी इसके बारे में चर्चा कर लिया जाता है
कि क्या आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिग बैंग सिद्धांत का नाम सुने हैं, बताइए कि बिग बैंग सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार का आपके प्रश्न जो होता है इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल बात करेंगे बिग बैंग सिद्धांत, और बिग बैंग सिद्धांत से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इस बातों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड में के बहुत सारा विस्फोट हुआ, उससे तारे, आकाशगंगा, ये सारी चीज़ों का, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। तो उसके बाद हम एक पॉइंट गैलेक्सी के बारे में भी स्पेशल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बिग बैंग सिद्धांत और गैलेक्सी मुख्य रूप से ये हमारा टॉपिक होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक बिग बैंग सिद्धांत। अब ये बात रहा दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वो था जॉर्ज लेमे तेयर। जॉर्ज लेमे तेयर, ठीक है, कौन था दोस्तों, जॉर्ज लेमे तेयर। जॉर्ज लेमे तेयर था, ये इसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बिग बैंग सिद्धांत को। तो बता देते हैं दोस्तों कि ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की ऊपर, देखिए हमको बोर्ड पे आज लिखना बिल्कुल कम है, जो मेन पॉइंट रहेगा उसको तो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आज का जो क्लास है वो थियोरी है। तो थियोरी में आपको हम जो बोलेंगे उसे सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन हम बोर्ड पे छाप दें, तो उस छापने से कोई फ़ायदा नहीं। एक स्टोरी की तरह हम एक स्टोरी बता रहे हैं और स्टोरी से जुड़े ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको थियोरी पार्ट यानी मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें थियोरी लिखना रहता है, लिखित एग्ज़ाम उसमें देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखित। तो लिखने के लिए आपको थियोरी चाहिए, और थियोरी कहाँ से आएगा, तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप एक स्टोरी जैसा समझेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ में आएगा और बिल्कुल कम समय में आप एक ज्योग्राफी का एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का एक स्टूडेंट बन सकते हैं। आपको हमेशा फील होगा कि नहीं हम भी ज्योग्राफी बहुत कुछ जानते हैं। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य रहा, यानी बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य है, यानी बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब इस बिग बैंग जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया था एक बेल्जियम का एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमे तेयर। ये एक खगोल शास्त्री होने के साथ साथ ये एक पादरी भी थे। कौन, जॉर्ज लेमे तेयर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे बेल्जियम के, और ये एक खगोल शास्त्री तो थे ही, साथ ही साथ एक पादरी भी थे। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इसने ये बताया कि इनका मानना था, जॉर्ज लेमे तेयर का मानना था कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले पृथ्वी जो ब्रह्मांड है आज जिसको हम ब्रह्मांड के रूप में जान रहे हैं वो वास्तव में ब्रह्मांड नहीं था। कब, 15 अरब वर्ष पहले, लगभग कब, 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड जो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं वो वास्तव में ब्रह्मांड नहीं था। अब ब्रह्मांड नहीं था तो क्या था, तो ये एक बहुत बड़े बहुत विशालकाय आकाश एक अग्निपिंड था। कौन, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले एक बहुत विशालकाय अग्निपिंड हुआ करता था जिसका निर्माण अनेक पदार्थों से मिलकर हुआ था। ये बात बोले थे जॉर्ज लेमे तेयर ने बोले थे। क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये जो अग्निपिंड था उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ कि ये जो इसमें जो अनेक, चूँकि ब्रह्मांड अनेक पदार्थों से मिलकर बना था, इस अनेक पदार्थ जो था वो जो अनेक पदार्थ था वो टूट कर बिखर गया। क्या हुआ, टूट कर बिखर गया। टूट कर बिखर गया तो इसमें से कुछ बड़े पदार्थ का भी निर्माण हुआ और कुछ छोटे पदार्थ भी बिखर गया। कुछ बड़े पदार्थ भी और कुछ छोटे पदार्थ
बिखर गया। क्यों? देखिए, ऐसे समझ में अगर आपको नहीं आता तो देखिए इसको और बेसिक से समझते हैं। कैसे? जैसे पहले ये था ब्रह्मांड, मान लिया कि हमारा ये हमारा क्या है, ये है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। ये हमारा ब्रह्मांड है और ये जो ब्रह्मांड था ये लगभग 15 अरब वर्ष पहले क्या था, ये अग्नि का एक गोला था। ये ब्रह्मांड क्या था? अग्नि का गोला था। पहले इसको ब्रह्मांड नहीं नाम था, अग्नि का गोला था। क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये जो ब्रह्मांड है इसमें विस्फोट हुआ। ये जो अग्नि का गोला था ये अनेक पदार्थों का मिश्रण था, अनेक पदार्थ से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट में क्या हुआ कि इसमें जितने भी पदार्थ मिक्सअप था उसमें से पदार्थ जो था, अनेक पदार्थ बिखर गया, जिसमें से कुछ बड़े पदार्थ का निर्माण हुआ तो कुछ छोटे पदार्थ का भी निर्माण हुआ, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े पदार्थ थे, ये जो अनेक पदार्थ जो थे, बिखरे हुए पदार्थ थे, जो कि टूटेगा तो बिखरेगा। अब बिखरेगा तो फिर से क्या हुआ, ये जो बड़ा बड़ा जो पदार्थ था वो काला कलर का था, यानी काला जो पदार्थ था वो बड़ा बड़ा था और सामान्य जो पदार्थ था वो छोटा था। ये छोटा छोटा जो हमें पदार्थ दिखाई दे रहा है वो सामान्य पदार्थ था, ठीक है। और ऐसे वायुमंडल का आप कलर देख सकते हैं, एक समान होता है, रंगहीन जैसा लगता है। तो ये बड़े पदार्थ काला था और छोटा पदार्थ सामान्य था। ये जो बड़े बड़े पदार्थ जो बिखरा हुआ था वो एक जगह आकर ऐसे सिमट गया, यानी एक जगह वो क्या हो गया, आकर समूह बना लिया। अब समूह बना लेने से एक बहुत बड़ी, पहले ये थोड़ा कम बड़ा चट्टान था, तो ये बड़ा बड़ा चट्टान आके मिलेगा तो और बड़ा चट्टान बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा पिंड का निर्माण कर लिया। और ये जो छोटे छोटे जो पदार्थ था, जो समान पदार्थ था, वो उसके चारों ओर जमाव कर लिया। तो जमाव कर लिया जिससे इसका आकृति और बढ़ गया। बढ़ेगा ना आकृति? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसका आकृति बढ़ जाने के कारण क्या हुआ कि इस प्रकार ऐसा बहुत बहुत ब्रह्मांड में पिंड का निर्माण हुआ, यानी इतना बड़ा बड़ा बहुत सारे पिंडों का निर्माण हुआ ब्रह्मांड में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये जो बड़ा बड़ा पिंड था, इससे तो अब तो ये ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये जो बड़ा पिंड था इसमें भी विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण फिर से कुछ पदार्थ बड़े टुकड़ों के रूप में बट गया और कुछ पदार्थ छोटे टुकड़ों के रूप में। बड़ा पदार्थ काला होता था और चूंकि आग से बना हुआ था तो ठंडा हो जाने के बाद काला हो जाता था, और छोटा जो पदार्थ था वो सामान्य हुआ करता था। फिर से ये बड़ा पदार्थ मिलकर एक मतलब बहुत बड़े बड़े पिंड का निर्माण किया, जिससे हमें हमारा बना आकाश गंगा। जिससे हमारा क्या बना? आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी भी बोला जाता है, ठीक है। आकाश गंगा का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि आकाश गंगा में भी फिर से विस्फोट हुआ। उसी प्रकार से अनेक पदार्थ है जो बिखरा। पदार्थ जब बिखरा तो उससे बना जो बड़े बड़े पदार्थ था वो क्या बन गया? तारा बन गया। फिर तारों में विस्फोट हुआ और तारों में विस्फोट होने के बाद ग्रह का निर्माण हुआ। फिर ग्रहों में विस्फोट हुआ तो उसके बाद उपग्रह का भी निर्माण हुआ। उसी प्रकार से आकाश गंगा का एक रूप है, ये जो सूर्य है वो क्या है? एक तारा का रूप है और एक आकाश गंगा का भाग है। क्या है? सूर्य है जो आकाश गंगा का एक भाग है। और आकाश गंगा का भाग कौन हो सकता है? तारों को समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। और सूर्य कितना बड़ा तारा है? सबसे जो छोटा क्वालिटी का जो तारा हुआ करता था उसको सूर्य मान लिया गया, ठीक है, जो कि एक आकाश गंगा का एक पार्ट था। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए कि सबसे पहले एक आग का गोला था। उस आग के गोला जो था वो अनेक पदार्थों से निर्मित होकर बना था और इसमें क्या हुआ कि विस्फोट होने के कारण
कुछ पदार्थ बड़े टुकड़ों के रूप में बिखर गया और कुछ पदार्थ छोटे टुकड़ों के रूप में बिखर गया। फिर से जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था वो एक जगह पे अपना समूहन किया यानी समूह बनाया, और जो छोटे छोटे टुकड़ा था वो उसमें जाकर चिपक गया यानी जमाव कर लिया। इससे इस प्रकार ब्रह्मांड में अनेकों बड़े बड़े पिंड का सृजन हुआ, और जिससे क्या हमें प्राप्त हुआ, आकाशगंगा प्राप्त हुआ। फिर आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, उससे तारा प्राप्त हुआ, और उस तारे में विस्फोट के कारण ग्रह का निर्माण हुआ, और इसी प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया चलते रहा, और उसी प्रकार तारे उपग्रह सारे का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ। और अभी भी हमारे ब्रह्मांड में निरंतर ऐसा प्रयास जारी है, निरंतर ऐसी प्रक्रियाएं घटित हो रही है। तो ये आप समझ गए। आपको सिंपली समझना कि एक लड्डू था, लड्डू जो था एक बहुत बड़ा लड्डू का गोला था। लड्डू जब फूट गया तो लड्डू जो पदार्थ से मिलकर बना, मान लिया बेसन का लड्डू बना, तो उसमें जो बेसन था वो बिखर गया। अब ऐसा तो नहीं कि सारे बेसन एक एक दाने में बट गया, छोटे एकदम छोटा छोटा, कुछ लड्डू का बड़ा भी अंश था, कुछ छोटा भी। तो बड़ा बड़ा लड्डू का अंश फिर से जुड़ गया, और जो छोटा छोटा जो कण था वो उसमें आके चिपक गया। तो फिर से एक बड़े बड़े ब्रह्मांड के रूप में पिंड का निर्माण हो गया, जिसको आकाशगंगा कहा गया। फिर से वो जो छोटा लड्डू बना वो भी टूटा, फिर बिखरा, फिर तारे का निर्माण हुआ, फिर उसमें विस्फोट हुआ, फिर वो लड्डू फूटा, और फिर उससे ग्रह बना, ग्रह फिर विस्फोट किया, तारा बना, ये उपग्रह बना। और इस प्रकार जितने भी हमें खगोलीय पिंड देखने के लिए मिलता है, चाहे उल्का पिंड या जो भी हो, सारे का निर्माण इसी प्रक्रियाएं के द्वारा होता है। धूमकेतु उल्का पिंड भी एक पत्थर की तरह ही है, ठीक है। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत, जो कि किसने दिया था जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था, ठीक है। अब कहता इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी इस प्रकार बिग बैंग परिघटना के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है, यानी तभी से जो ब्रह्मांड था उसमें निरंतर जो विस्तार है वो जारी है, यानी ब्रह्मांड में हर एक के समय यानी समय समय पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो विस्तारित हो रही है। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत। अब बात यहाँ पे किए थे कि इससे हमें आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो अब आकाशगंगा के बारे में भी जानेंगे, गैलेक्सी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इसको कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे। ये सब जो बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 अरब वर्ष पहले कौन बताए थे, जॉर्ज लेमेतेयर। कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के। क्या थे ये, एक खगोल शास्त्री और एक पादरी भी थे, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी होता है क्या। हमारा जो ब्रह्मांड था उस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से भी अधिक गैलेक्सी पाए जाते हैं। अब ये गैलेक्सी होता है क्या, तो गैलेक्सी जो है वो असंख्य तारों का एक समूह होता है, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसी को बोला जाता है, ये मान लिया कि तारा है और तारे का ये एक पुंज है, असंख्य तारा है ये, ठीक है। अब इसका एक पुंज है, यानी असंख्य तारों का समूह को ही क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी में एक केंद्रीय बल्ज होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं भी होती है। अब इसका मतलब क्या, गैलेक्सी में क्या होता है, एक होता है गैलेक्सी में एक केंद्रीय बल्ज भी होता है और 3 होता है घूर्णनशील भुजाएं, ठीक है। एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं। अब बल्ज किसे बोला जाता है, तो गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसको बल्ज बोला जाता है और उसके अंतर्गत 3 घूर्णनशील भुजाएं भी होती है, ठीक है। ये हुआ, ये तीनों घूर्णनशील जो भुजाएं होती है, ये मान लिया कि तीनों घूर्णनशील भुजाएं, एक भुजा मान लिया कि इधर है इस तरीके का, एक भुजा है इधर इस तरीके का, अब मान लिया एक भुजा ये है। ये जो तीनों भुजाएं ये भी तारे से ही मिलकर बना होता है। तीनों भुजाएं हैं वो भी क्या होता है, तारों से मिलकर ही बना होता है।
3 घूर्णनशील भुजाएं और एक केंद्रीय बल्ज होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशगंगा में कितने बल्ज होते हैं, तो एक केंद्रीय बल्ज। घूर्णनशील भुजाएं कितने, तो 3 भुजाएं होती है। केंद्रीय बल्ज बोला जाता है आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसको, गैलेक्सी का केंद्र को केंद्रीय बल्ज कहा जाता है। अब ये जो है प्रत्येक आकाशगंगा में क्या होता है, हमने क्या बताएं कि एक ब्रह्मांड में, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा होता है। और इस एक आकाशगंगा में 100 अरब से ज़्यादा क्या होता है, तारे होती है। यानी पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगा और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब से अत्यधिक तारे होती है। और तारे होती है ज़्यादा होती है इसीलिए, यानी एक समूहन में तारा होती है इसीलिए तो आकाशगंगा का परिभाषा कहा जाता है कि वैसे आकाशीय पिंड जिसका निर्माण असंख्य तारों से हुआ, या असंख्य तारों के विशाल पुंज को ही आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे एक बल्ज, एक क्या है, लीमन अल्फा ब्लॉब्स। क्या, लीमन अल्फा ब्लॉब्स। ठीक है, लीमन अल्फा ब्लॉब्स, ये एक क्या है, ये एक आकाशगंगा है। और ये एक अमीबा के आकार का, अमीबा का आकार कैसे होता, अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, आप बस ऐसे ऐसे बनाते, यही अमीबा है। ठीक है, यानी अमीबा के आकार का है। लीमन अल्फा ब्लॉब्स नामक एक आकाशगंगा है जो क्या है, अमीबा के आकार का है। अब क्या होता है कि ये क्या है कि 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशाल का आकाशगंगा ये है जो गैसों का समूह है। लीमन अल्फा ब्लॉब से जो क्या है, 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है, जो कि गैसों का समूह है, यानी गैसों से मिलकर बना है। लीमन अल्फा ब्लॉब्स एक ऐसा आकाशगंगा है जिसमें गैसों की मात्रा अत्यधिक है, यानी इसका निर्माण गैसों के ही मिलने से हुआ था, जिसकी चौड़ाई कितना है, 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी है। और इसकी आकार कैसा है, तो अमीबा के आकार का है। ठीक है, अब एक है एंड्रोमेडा। क्या, एंड्रोमेडा, ये एक ऐसा आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा क्या है, एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है कौन, एंड्रोमेडा। तो हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है, यानी सबसे निकट की जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और ये हमारी जो आकाशगंगा है उससे कितने दूरी पर स्थित है, तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एंड्रोमेडा। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब एक और चीज़ें कि हाल ही में नासा, आपको पता होगा नासा एक एजेंसी है, खगोल से रिलेटेड नासा एक एजेंसी है जो कि अमेरिका की एजेंसी है। इसने एक क्या किया था कि हबल नाम का टेलीस्कोप के द्वारा, हबल टेलीस्कोप के द्वारा एक आकाशगंगा का खोज किया था। और उस आकाशगंगा का नाम क्या नाम था, ये जो हबल टेलीस्कोप की सहायता से हाल ही में नासा ने क्या किया कि रेलिक गैलेक्सी की खोज की थी। कौन सा गैलेक्सी, रेलिक गैलेक्सी का खोज किया था। किसने, नासा ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एजेंसी ने रेलिक्स गैलेक्सी का खोज किया था और किस समय में, तो हाल ही में, यानी वर्तमान दौर में ही, यानी कुछ समय पहले खोज किया होगा। कौन,
नासा ने। और किस टेलीस्कोप से जो रेलिक गैलेक्सी का निर्माण हुआ था, खोज किया गया था? तो हबल टेलीस्कोप। अब ये जो रेलिक गैलेक्सी है, इसमें क्या है कि हमारी जो आकाश गंगा है, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है, जिसको हमारी गैलेक्सी एक है मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी जो है, इसमें जो तारे की संख्या है उससे दोगुनी तारे की संख्या रेलिक गैलेक्सी में। मंदाकिनी को मिल्क वे के भी नाम से जाना जाता है। क्या? मिल्क वे। ठीक है, मंदाकिनी को और किस नाम से जाना था? मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मिल्की वे था, इसमें जितनी संख्याओं में तारा था, उससे 2 गुना ज़्यादा रेलिक गैलेक्सी में तारा हुआ करता था। क्या हमने बताया कि रेलिक गैलेक्सी, जिसको हाल ही में नासा ने जो हबल नाम का जो टेलीस्कोप था उसकी सहायता से खोज किया था रेलिक गैलेक्सी का, इस रेलिक गैलेक्सी में हमारी जो एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी को मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो मिल्की वे में जितना तारे हैं उसकी 2 गुनी ज़्यादा तारे हैं जो रेलिक गैलेक्सी में है। लेकिन अगर आकार की बात करें तो मिल्की वे तारों की जो आकार है वो बहुत बड़ी है। अब बात रहा कि रेलिक गैलेक्सी की तारे का आकार क्या होगा, तो मिल्की वे तारे का जो आकार है उसका 1/4 आकार है रेलिक गैलेक्सी का, यानी 1/4 भाग है रेलिक गैलेक्सी का जो तारे हैं उसकी आकार। किसकी आकार से? मंदाकिनी में जो तारे स्थित है उसकी आकार से 1/4 भाग है रेलिक गैलेक्सी के तारों की आकार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया था कि मंदाकिनी यानी मिल्की वे क्या होता है। तो रात के समय में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे तारे हैं जो एक समूह में रहती है। तो रात के समय क्या होता है कि रात के समय में एक समूह के रूप में दिखाई देने वाले तारों को ही मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि मिल्की वे या मंदाकिनी किसे कहा जाता है। तो रात में आप वायुमंडल की ओर देखेंगे जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में तारे समूह बनाकर रह रही है, यानी समूह बनाई हुई है, तो उस तारे के समूह को ही मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और कुछ आगे की बातें। एक है आकाशगंगा का नाम, जिसका नाम है क्या? ओरियन नेबुला। क्या? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला नाम का एक आकाशगंगा है जो क्या है, हमारी आकाशगंगा है उससे ओरियन नेबुला एक ऐसी आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा से काफ़ी शीतल है, और इसके अंतर्गत जितने भी तारे स्थित है सारे के सारे तारे बहुत ब्राइटनेस वाली होती है, यानी बहुत चमकीला होता है। किसकी तारे? ओरियन नेबुला। चूँकि ओरियन नेबुला एक आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में हमने क्या बताए थे कि आकाशगंगा एक तारों का समूह होता है। तो जाहिर सी बात है कि ओरियन नेबुला में भी बहुत सारे तारे होगी, तभी तो इसको आकाशगंगा की रूप दिया गया। अब आकाशगंगा में जो भी तारे होते हैं वो काफ़ी शीतल यानी ठंडा होती है, और साथ ही साथ ये काफ़ी चमकीला भी होता है। कौन? ओरियन नेबुला जो होती है, ओरियन नेबुला में जो भी तारे होती है वो। हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का ये आकाशगंगा का जो व्यास है वो लगभग 1 लाख, कितना? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है, जबकि ब्रह्मांड के बारे में बताया था ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया था कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये बताया था एक अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे जिसका नाम था एडविन पी हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है।
और हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है वो कितना है, तो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष से हमारी आकाशगंगा का जो व्यास है वो। सूर्य, अब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है ये हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है, हमारी आकाशगंगा का तारा है। हम लोग कहते हैं ना कि सूर्य है जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो सूर्य तो कुछ भी बड़ा नहीं है, सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा, कई गुना नहीं कई लाख गुना बड़ा है तारे। तारे है जो सूर्य से कई लाख गुना बड़ा है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है जो आकाशगंगा का एक तारा है सूर्य। अब यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़े थे कि सिर्फ पृथ्वी चक्कर लगाती है और अन्य जो ग्रह है और उपग्रह है वो चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य स्थिर है, कभी चक्कर नहीं लगाती है। सच तो ये है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि उस दिन अपना चक्कर सूर्य भी लगाता है, लेकिन सूर्य इतने दिनों के बाद अपना चक्कर को पूरे करते हैं जिसके द्वारा हमारा जो जनरेशन है या कोई भी जो हमारे पूर्वज वगैरह है उनको भी ऐसा एहसास नहीं होता होगा, क्योंकि ये अपना चक्कर को पूरे करने में काफ़ी समय लगा देता है। अब कितना समय लगाता है एग्जैक्ट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आकाश, अब ये बात रहा कि ये सूर्य चक्कर किसको लगाएगा, तो जाहिर सी बात है सूर्य है जो आकाशगंगा का एक छोटा पार्ट है, तो आकाशगंगा का ही चक्कर लगाएगा सूर्य। अब कितने वर्षों में चक्कर लगाता है, तो 200 मिलियन में एक चक्कर पूरी करती है सूर्य आकाशगंगा का। अब 200 मिलियन को अगर करोड़ के रूप में जाने तो 20 करोड़ पर वर्ष के बाद सूर्य है जो अपना चक्कर लगाती है आकाशगंगा का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात, अभी तक हम लोग पढ़े कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, सूर्य कभी चक्कर नहीं लगाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि सूर्य भी एक ऐसा समय आता है कि सूर्य भी अपना चक्कर को पूरे करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो इतने दिनों के बाद अपना चक्कर पूरी करती है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि सूर्य कांस्टेंट है और है भी। 200 मिलियन वर्ष कब होगा कोई पता है? 200 मिलियन वर्ष बिताने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये धरती उस समय तक रहती होगी, और एक न एक दिन धरती का तो विनाश तो होता ही है। तो ऐसा होने से क्या होता होगा कि धरती विनाश होता ही होगा, और 200 मिलियन वर्ष में धरती का क्या होगा नहीं होगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए माना जाता है कि सूर्य स्थिरांक है, लेकिन वास्तव में सूर्य स्थिरांक नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगाती है। तो ये हुआ हमारा आकाशगंगा से जुड़े कुछ रोचक बातें। कुछ और चीज़ों को जानते हैं, जैसे क्या जानते हैं, जैसे प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाने वाले जुड़वा पिंड का एक समूह है। कौन? प्लेनेमस। प्लेनेमस नाम ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। प्लेनेमस, प्लेनेमस है जो सौर ग्रह के जो सौर मंडल है, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखाने वाले दो तारों का समूह है, यानी जुड़वा तारे हैं, जिसको बोला जाता है प्लेनेमस। क्या बोला जाता है? प्लेनेमस। और ये क्या है? तो सौर मंडल से बाहर दो तारों का समूह जो कि जुड़वा के रूप में एक ही, जुड़वा क्यों बोला गया? क्योंकि ये दोनों तारे एक ही जैसा दिखाई देते हैं और ये समूह के रूप में है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्लेनेमस। अब साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार नाम आप लोग लिखते हुए चलेंगे, साइरस या डॉग स्टार। अब ये साइरस या डॉग स्टार है क्या, इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये जो साइरस या डॉग स्टार है ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य के दोगुनी द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस या डॉग स्टार क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष, ये पृथ्वी से, मान लिया ये पृथ्वी, तो इससे ये 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। आपको पता है कि दूरी को प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, और आपको पीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी को मापा जाता है किस इकाई में, आपको दे देगा फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, तापमान में, या प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम बता रहे थे कि प्लेनेमस सौर मंडल के बाहर एक जैसे दिखे जाने वाले जुड़वा
ग्रह, ये एक क्या है, तारा है। और साइरस या डॉग जो स्टार है वो क्या है, ये भी एक तारा है जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष, ये जो प्लेनेमस, ये पिंडों का एक समूह है। क्या है, ये पिंडों का समूह है, तारा नहीं, ये पिंडों का समूह है। और ये साइरस या डॉग जो स्टार है, ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर पे स्थित है, जो कि एक तारा है। क्या है, एक तारा है। और इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान है, यानी सूर्य का जितना द्रव्यमान है उससे 2 गुना ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, साइरस या डॉग स्टार का। ठीक है, यानी सूर्य से बहुत बड़ा होगा ये। अब उसके बाद आगे की चीज़ें, यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। बात सही है, जब ये बड़ा होगा तो चमकीला तो होगा ही, सूर्य से ये 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। कौन, साइरस या जो डॉग स्टार जो तारा है वो। और पृथ्वी से कितने दूरी पे, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला ये क्या है, एक तारा है। तो इसको आप नोट करो। और आपको कोई भी पॉइंट में अगर डॉट है कि इसे मुझे और अच्छे से समझना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले या नोट करें, फिर आगे के टॉपिक को देखते हैं जो कि आकाश गंगा से ही जुड़ा होगा। अब देखिए एक और पॉइंट क्या है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य का, मान लिया कि ये सूर्य है, तो सूर्य से ये काफ़ी नज़दीक वाला जो तारा है उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। और यह सूर्य से 4.3, ये जो है 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का जो तारा है वो। और सूर्य का सबसे निकटतम ये तारा है। गैलीलियो ने क्या किया था कि सन 1969 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में आकाश का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे तारों को पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी गैलीलियो ने, किसने, गैलीलियो ने क्या किया कि सन 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया। और अध्ययन कर उन्हें ये बताया कि हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य तारे हैं जिसको हम अपनी नंगो आंखें के द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें दूरबीन की प्रयोग करना जरूरी है। तो इसीलिए दूरबीन का खोज किसने किया, तो ये आंसर में आपका हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का खोज किसने किया था, ये किया था गैलीलियो ने। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट करें। चलिए अब कुछ और बातें, जैसे जुलाई 2017 में जो भारत के खगोलविद थे, जुलाई 2017 में क्या हुआ कि जो भारत के जो खगोलविद थे उसने क्या किए, खगोलविद के एक दल ने क्या की कि अब तक अज्ञात रहे आकाशगंगाओं के एक अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की है। सुपर क्लस्टर किसका खोज, सुपर क्लस्टर की खोज की थी, जो कि एक बहुत बड़ा था। और इसका खोज किसने किया था, सुपर क्लस्टर का खोज तो भारतीय खगोलविदों ने, यानी खगोल शास्त्र के जो साइंटिस्ट होंगे वो सब किए थे। कब, जुलाई 2017 में किए थे। और पीसीच नक्षत्र की दिशा में अवस्थित आकाशगंगा के इस बृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया।
पीसीज नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? पीसीज। पीसी नक्षत्र जो था, पीसीज एक नक्षत्र था। इसकी दिशा में जो आकाश गंगा जो था उसको सरस्वती नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? सरस्वती। सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सर्वाधिक बृहद संरचनाओं में से एक है। आकाश गंगाओं के समूह को, श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। देखो, हमने क्या बताया कि एक आकाश गंगा, तो आकाश गंगा का जो समूह है उसका जो सबसे बड़ी जो समूह है, यानी आकाश गंगा के समूह को ही क्या कहा जाता है? सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्लस्टर का अभी तक खोज नहीं हो पाया था, यानी अज्ञात था। लेकिन हमारे भारतीय खगोलविदों ने जुलाई 2017 ईस्वी में इस सुपर क्लस्टर का खोज किया और सुपर क्लस्टर को खोज करके पीसीज नक्षत्र के रूप में इसे सरस्वती क्लस्टर के नाम से इसे प्रोत्साहित किया, यानी इसे स्थापित किया। सरस्वती क्लस्टर, सुपर क्लस्टर को ही बोला जाता सरस्वती क्लस्टर, लेकिन कब? पीसीज नक्षत्र के रूप में। अब ये सुपर क्लस्टर होता क्या है? तो हम क्या बता रहे थे कि आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आकाश गंगा यानी गैलेक्सी से जुड़े कुछ जो रोचक जो बातें था, कुछ बेसिक आधार की जो बातें था, वो जहाँ से एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और उसके साथ साथ हमने देखा बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा कैसे हमारा जो ब्रह्मांड है इसका उत्पत्ति हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट को कॉपी में लिखेंगे और उससे अपने शब्दों के द्वारा नोट्स बनाएंगे। जब भी नोट्स बनाएं अपने शब्दों में बनाएं। नोट्स का मतलब है कि आपको अगर उस टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटा लगा तो उसको नोट्स बनाकर पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगना चाहिए। यही होता नोट्स का मतलब। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ एक एक पॉइंट देख देख कर लिख लिए अब वो बन गया हमारा नोट्स। तो वो नोट्स है जो सिर्फ दिखावे के लिए। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषाओं में, अपने शब्दों में, आपका जो शब्द है, टूटी फूटी जो भी शब्द है, उसी शब्द में आप नोट्स बनाएं। और आप इतने अच्छे बुक्स पढ़ेंगे तो आपका तो शब्द टूटी फूटी हो नहीं सकता। तो आप जब भी नोट्स बनाएं अपने भाषाओं में बनाएं। अपने जो शब्द होता है अपनी शब्दों में नोट्स बनाने से होता है कि आप जब उसका रिवीजन करेंगे तो वो कम से कम समय में आपको जल्दी से जल्दी वो अट्रैक्ट आपके माइंड में हो जाएगा, जल्द से जल्द वो समझ में आ जाएगा। आप 2 घंटा उसको पढ़ने में टाइम लगाएं तो नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स जब भी बनाए पॉइंट देकर, ऐसा नहीं कि बुक जैसा छाप दें, पूरे एकदम जैसे कहानी लिखा जाता है ना हिंदी के बुक से देखकर, उस तरीके से छाप दें। ऐसा नोट्स बिल्कुल ना बनाएं। ऐसे नोट्स सिर्फ दिखाने के लिए होता है दूसरों के पास कि मेरे पास ये नोट्स है, हम इस चीज़ का तैयारी करते हैं, देखो मेरे बुक कितना मोटा है, मेरा कॉपी कितना मोटा है और इसमें कितना चीज़ें लिखा हुआ है। सिर्फ कॉपी किताब में लिखने से नहीं होगा, उसको माइंड में ले जाना होता है, तभी जाकर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न बन पाएगा। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कॉपी और बुक लेकर जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए कॉपी में सजाने से अच्छा है कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि माइंड में सजाएं। माइंड में ऐसा व्यवस्थित करें कि एक पॉइंट कोई भी पूछा कहीं से भी पूरा उसका स्टोरी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत ज़रूर करेंगे। तो बताइए कि आज का जो हमारा ये क्लास रहा वो कैसा लगा कमेंट में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो अगर आपको मेरे वीडियो से सच में फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अदर भी जो बच्चे हैं उसे भी शेयर कीजिए। बताइए कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट का क्लास चलता है और इतने अच्छे क्लास चलते हैं और कितना अच्छा चलते हैं, ये सब आप खुद एक बार वीडियो को देखने के बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल को पाने के लिए जी जान से जुटे रहें। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।